सही दिख रहा है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और आज हम न्यूक्लियस का जो एक लंबा टॉपिक है इसको आज पूरा करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे, जितना देखते हैं कितना हो पाता है। और आप लोग सभी यहीं से न्यूक्लियस को पूरा करेंगे अपनी फेयर कॉपी में। चलिए देख लेते हैं। न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं, इसका ग्रीक वर्ड में न्यूक्लियस को कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि न्यूक्लियस की स्टडी करना। तो देखो यहाँ पे स्टडी ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि कैरियोलॉजी के अंदर न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है ना, याद रखेंगे ये पॉइंट। कैरियोलॉजी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी थी 1831 में। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, और सेल के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म भी होता है, तो साइटोप्लाज्म से ज़्यादा ये न्यूक्लियस उस एरिया को कवर करता है, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस का स्पेस ज़्यादा कवर करता है। तो इसीलिए बोला है न्यूक्लियस लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो और क्या कहते हैं इसको, आल्सो नॉन एज डायरेक्टर और हार्ट ऑफ द सेल, यानी न्यूक्लियस को हम सेल का डायरेक्टर भी कहते हैं और हार्ट ऑफ द सेल, और सेल का हार्ट भी कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के बगैर सेल जो है बेकार है, सेल कार्य करना छोड़ देगी अगर न्यूक्लियस नहीं आता। दूसरा क्या कहेंगे, आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन कहते हैं। जैसे हम लोग अपने ब्रेन से चलते हैं, सारा ब्रेन कंट्रोल करता है हम लोगों को, ऐसे ही सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल भी कुछ नहीं कर पाएगी, डेड हो जाएगी एक तरह से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको अब दो भागों में बांटा गया, कैरियोकाइनेसिस और कैरियोगेमी। कैरियोगेमी फैल रहा है, इसको दोबारा से लिख देता हूँ। कैरियोकाइनेसिस को देखें, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स से मैंने बताया था आप लोगों को, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं, तो उसको बोलेंगे हम कैरियोगेमी। यानी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट के बाद उस फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर दो अलग अलग सेल बनेंगे, और दो अलग अलग सेलों में क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस होगा, जिसको न्यूक्लियाई नाम देते हैं। और उसको किस नाम, उसका अध्ययन हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी में करते हैं। कैरियोगेमी यानी सीधा सीधा ये है कि इसमें दो गैमीट बनेंगे, और दो गैमीट्स में अलग अलग न्यूक्लियस रहेंगे, जिनको न्यूक्लियाई कहेंगे, और उसको क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी बोलेंगे। फिर इसका साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जब सेल का डिवीजन होगा, पूरी सेल का डिवीजन होगा, और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है तो न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। क्योंकि जब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे तो दो अलग अलग सेल बनेंगे, दोनों में एक एक न्यूक्लियस जाएगा, और साइटोप्लाज्म भी अलग अलग जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जब दो गैमीट बनते हैं उसको कैरियोगेमी कहते हैं।
क्लियर यहाँ तक। फिर है ये शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, आकार क्या होता है। तो मोस्टली स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब आप जानते हैं गोलाकार, और ओवेट, ओवेट मतलब अंडाकार, है ना। अंडा गोल नहीं होता, अंडा ओवल शेप में होता है, और ओवल शेप बना ओवेट। तो मोस्टली कैसा होता है, स्फेरिकल और ओवेट होता है। बट यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, बायोलोब्ड न्यूक्लियस फाउंड इन WBC, यानी कि हमारे अंदर WBC में जो न्यूक्लियस होगा वो बायोलोब्ड होगा। किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, रेनिफॉर्म न्यूक्लियस फाउंड इन पैरामीशियम, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। कैसा, किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, बीन जानते हैं आप, सेम, जो सेम की सब्जी बनाते हैं। रेनिफॉर्म न्यूक्लियस फाउंड इन पैरामीशियम, जिसको क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे, यानी कि पैरामीशियम के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, बीडेड मोनेलिफॉर्म न्यूक्लियस फाउंड इन स्पाइरोस्टोमम, जैसे आप देख रहे हैं ये जो गांठ ऊपर की तरफ देख रहे हैं ऐसे, ये बीडेड फॉर्म है, और ये बीडेड फॉर्म किस में पाया जाएगा, स्पाइरोस्टोमम में। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी याद करना होता है। तो आपको अब याद हो गया होगा बीडेड फॉर्म किस में पाया जाएगा, स्पाइरोस्टोमम, है ना, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट, ब्रांच्ड न्यूक्लियस इट फाउंड इन स्प्रिंगिंग ग्लैंड सेल ऑफ बटरफ्लाईज, यानी कि जो ब्रांच शेप्ड का न्यूक्लियस होता है वो बटरफ्लाई में होता है, और इसमें स्प्रिंगिंग ग्लैंड सेल होती हैं। क्या होती हैं, स्प्रिंगिंग ग्लैंड सेल होती हैं, किसमें, बटरफ्लाई में। और बटरफ्लाई का न्यूक्लियस कैसा होता है, ब्रांच शेप्ड होता है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलो आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, ये जो ऊपर लिख रहा है आप इसे छोड़ देंगे। चलो इसको बता देता हूँ फिर मैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आया हुआ है अलग से, ये आगे आएगा ये क्वेश्चन पॉलीटीन वाला। पॉलीटीन क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, उनके जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है पहली बार कब देखा गया और किस में देखा गया, किस में देखा गया था, कब नहीं, किस में देखा गया था। तो यहाँ ऑप्शन है ABCD। ए है कायरोनोमस, फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, नन ऑफ दिस। तो कायरोनोमस एक एनिमल्स का नाम है। सबसे पहले पॉलीटीन, दैत्याकार गुणसूत्र बोलते हैं, पॉलीटीन मतलब दैत्याकार, राक्षस टाइप क्रोमोसोम। तो सबसे पहले कहाँ देखा गया था, कायरोनोमस, एनिमल्स का नाम है ये। आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे कायरोनोमस कैसा प्राणी है, और मुझे ये बताएंगे क्लास में। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि पोजीशन क्या होती है न्यूक्लियस की, किनारे पे होता है, बीच में होता है, सेल से बाहर होता है, कहाँ कहाँ होता है, पोजीशन के आधार पर है ये न्यूक्लियस। तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कैसा, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक सेकेंड देखेंगे। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल, यानी कि जो सेंट्रल में न्यूक्लियस होगा वैक्यूल की तरह, वो प्लांट में पाया जाएगा, है ना। प्लांट सेल न्यूक्लियस फाउंड इन पेरिफेरल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल, न्यूक्लियस फाउंड इन पेरिफेरल पोजीशन बट इन एसिटाबुलेरिया। समझ में आया कुछ, यानी कि ये कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं उनमें वैक्यूल्स सबसे बड़ा होता है, लार्ज होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के लार्ज होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में हो जाता है, पेरिफेरल। तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, साइड में। यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम ये वाला, ये बिल्कुल इसके, ये प्लांट सेल का डायग्राम है, और यहाँ पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा इस तरीके से, और बड़ा सा न्यूक्लियस होने की वजह से इसका बड़ा सा
वैक्यूल होने की वजह से, न्यूक्लियस नहीं सॉरी, वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस कैसा होता है, साइड में खिसक जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल पोजीशन। और ये किस में पाया जाता है, बट पोजीशन कहाँ पाया जाता है, ये एसिटाबुलेरिया प्लांट में पाया जाता है। ये क्या है, एसिटाबुलेरिया प्लांट है, ये आगे भी इस पर एक प्रैक्टिकल किया जाएगा। यूनिसेलुलर, और ये कैसा होता है, एसिटाबुलेरिया जो प्लांट है ये स्वभाव में कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी कोशिकीय होता है। यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि एक केंद्रक होता है। ग्रीन होता है, मराइन एल्गा होता है, यानी कि हरा होगा और समुद्र में पाए जाने वाला होगा। मराइन मतलब समुद्री। ठीक, एक तो पोजीशन ये हो गई, दूसरी पोजीशन यहाँ हो गई। बेसल न्यूक्लियस फाउंड, इसको बेसल न्यूक्लियस फाउंड भी कह सकते हैं प्लांट सेल का। दूसरा है इन एनिमल सेल न्यूक्लियस फाउंड इन सेंटर, यानी कि एनिमल सेल में कहाँ पाया जाएगा, सेंटर में पाया जाएगा। बिल्कुल देखो, हम लोगों का सेंटर में ही होता है, हम लोगों का सेंटर में ही होता है न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, एनिमल सेल में पाया जाएगा। अब संख्या के आधार पर न्यूक्लियस कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लो। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो नंबर 1 यूनिन्यूक्लिएट सेल, यूनिन्यूक्लिएट सेल या मोनोकैरियोटिक सेल। नाम दो हैं, काम एक ही है, नाम दो हैं, काम एक ही है। यूनिन्यूक्लिएट सेल भी कह सकते हैं इसको, और मोनोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। यूनि मतलब भी एक होता है और मोनो मतलब भी एक ही होता है। जैसे देख सकते हैं प्रत्येक सेल में एक एक न्यूक्लियस है। मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है ऐसी। और बाई न्यूक्लिएट सेल या डाइकैरियोटिक सेल, बाई मतलब दो, डाई मतलब दो, तो दो न्यूक्लियस किस में रहेंगे, दो दो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये रहेंगे किस में, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स है पैरामीशियम। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये 3 एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, पैरामीशियम, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। अब ये तो हो गया एक संख्या, 2 3, 3 मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट सेल, इसको कहते हैं सिनकाइटियम। दिख रहा है ना, अब दिखेगा, हाँ सिनकाइटियम। एक मिनट जरा, अब आएगा। ठीक, मल्टी न्यूक्लिएट सेल यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी मतलब बहुत। सिनकाइटियम इन एनिमल, सिनोसाइट इन प्लांट्स, यानी कि ये कह रहा मल्टी न्यूक्लियस जिसमें होते हैं, एनिमल्स में होंगे तो उनको सिनकाइटियम बोलेंगे, प्लांट्स में होंगे उनको सिनोसिटिक न्यूक्लियस बोलेंगे। सिनकाइटियम डेवलप्स बाय डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टा ऑफ यूनिन्यूक्लिएट सेल, जैसे स्ट्रेट मसल सेल। स्ट्रेट मसल सेल जो होते हैं हमारे अंदर, वहां पर यह सिनकाइटियम न्यूक्लियस पाया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, एक सेप्टे का डायग्राम है और प्रत्येक सेप्टा में क्या है, अलग अलग न्यूक्लियस है। इस तरीके से भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक, फिर है सिनोसाइट डेवलप्स बाय रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस,
यानी कि सिनोसाइट डेवलप जब विकास होता है इसका, तो वो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस को रिपीट करता है ना। और किसके बगैर? साइटोकाइनेसिस के बगैर। यानी कि सिनोसाइट में साइटोकाइनेसिस शो नहीं होगा, जबकि कैरियोकाइनेसिस को क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे एल्गी, और एल्गी में देखा जाए तो पहले वाउचेरिया, और ये क्या है? सिनोसिटिक एल्गा है, सिनोसिटिक एल्गा है। फंजाई, राइजोपस, म्यूकर, फंजाई, राइजोपस, म्यूकर, एल्बिगो और फाइटोपिथोरा, PHYTOPTHORA, फाइटोपिथोरा। एंजियोस्पर्म में देखो लेटेक्स सेल्स एंड लेटेक्स वेसल्स, लेटेक्स सेल्स एंड लेटेक्स वेसल्स। ठीक, अब सही है। आगे चलेंगे अब। ये ए न्यूक्लियट या यू न्यूक्लियट, दोनों को एक शब्द से जोड़ दें तो इसको कहेंगे विदाउट न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसको ए न्यूक्लियट भी कहते हैं और यू न्यूक्लियट भी कहते हैं। अब देख लो किस किस में पाया जाएगा। बस विदाउट कंडीशन फाउंड इन मैच्योर सिव ट्यूब्स, इसको हम पढ़ने वाले हैं 6 चैप्टर में, 9th के 6 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसके। मैच्योर सिव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम की जो सिव ट्यूब्स होती हैं उसमें पाया जाएगा। और एक मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स मैच्योर हो चुके हैं उसकी आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उसको भी क्या कहेंगे? ए न्यूक्लियट या यू न्यूक्लियट कहेंगे। यानी कि हम लोगों की जो आरबीसीज हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। एक होता है लामा, एक लामा एनिमल होता है, उसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता। यू न्यूक्लियट सेल्स अंडरगो नो सेल डिवीजन, तो इसमें यू न्यूक्लियट है, न्यूक्लियस है ही नहीं तो न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यू न्यूक्लियट सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, जो यू न्यूक्लियट सेल्स होती हैं उसका जीवन काल कितना होता है? शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, आप तो देख पा रहे होंगे। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है, ये आ गया है ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको, ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, और ये हैं आपके क्या? क्रोमेटिन नेटवर्क है, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये, और ये न्यूक्लियस पोर्स हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियस पोर्स हैं, और ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, और ये रेड वाली लाइन जो है न्यूक्लियर लेमिना, जो ये रेड वाली लाइन जो है ये न्यूक्लियर लेमिना है। ये ER हैं, ER को हम पढ़ चुके हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, SER और RER, फुल फॉर्म आपको पता है। ये राइबोसोम लगे हुए हैं, राइबोसोम, और ये पेरी न्यूक्लियर बीच वाली जो लाइन है, नहीं सॉरी, ये आउटर मेम्ब्रेन और मिडिल मेम्ब्रेन बीच वाली के बीच का जो स्पेस है ये इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। 10 to 50 nm का गैप होता है ये। फिर ये है इनर मेम्ब्रेन बीच वाली, और ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और जो बीच का स्पेस हो गया उसको क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप बनाते हैं।
क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। तो ये इट इज डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है। बाउंड स्ट्रक्चर एंड बोथ द मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड टू ईच अदर बाय पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को सेपरेट करके रखता है कौन? पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 nm। दोनों को मिलने नहीं देता, आउटर को ना इनर को, दोनों को अलग करके रखता है। ईच मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप इज यूनिट, ईच मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप इज यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन एंड मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, यानी कि जो ये न्यूक्लियर इनवेलप है ये बना होता है लाइपोप्रोटीन से। लाइपोप्रोटीन क्या लिख सकते हैं? लिपिड एंड प्रोटीन लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब इसको लाइपो को लिपिड कहते हैं, प्रोटीन तो ये है ही है। न्यूक्लियर इनवेलप इंटरप्टेड एट सर्टेन प्लेस बाय न्यूक्लियर पोर, यानी कि न्यूक्लियर पोर जहां भी होते हैं वहां से न्यूक्लियर इनवेलप कैसा होता है? इंटरप्टेड होता है, मतलब खंडों में विभाजित होता है। जैसे अभी आपको दिखाया ना, ये दिखा देता हूँ दोबारा से। ये जो यहाँ से देख रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर है, तो यहाँ से यहाँ पर ये खत्म हो रही है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या बोलेंगे? इंटरप्टेड बोलेंगे, खंडों में विभाजित। चलो नेक्स्ट हो गया ना, सर्टेन प्लेस बाय न्यूक्लियर पोर्स। ओके, दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रो through which movement of RNA and proteins molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से क्या होता है? इसमें RNA और प्रोटीन मूवमेंट होता है। passes through which movement of RNA and proteins molecules take place in both direction, मतलब इसमें आ भी सकते हैं ये प्रोटीन्स और RNA, और जा भी सकते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक, आउटसाइड ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन कोटेड विद लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम, आउटसाइड पर क्या होता है? राइबोसोम लगे होते हैं बहुत बड़ी संख्या में। इनसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, inside of the inner membrane lined by a proteinaceous मतलब प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियर लेमिना। जो न्यूक्लियर लेमिना होता है, हमने जो रेड लाइन से लिखा है, वो क्या सा किससे बना होता है? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है वो। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर लेमिना भी कहते हैं और फाइब्रस लेमिना भी कहते हैं। ठीक है, आप डायग्राम देखेंगे बैक होकर के तो वहां पर आपको दिख जाएगा आसानी से। नेक्स्ट, ER कनेक्टेड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप, जो ER जो कनेक्ट होते हैं वो न्यूक्लियर के आउटर लेयर पर होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर है न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर ड्यूरिंग लेट प्रोफेज एंड रीअपियर ड्यूरिंग टीलोफेज। ये पॉइंट यहाँ पर समझने की आप कोशिश करेंगे। थोड़ा रुक जाओ, मैं जरा इसको ऐसे करता हूँ। तो इसे समझेंगे आप, न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर, जो न्यूक्लियस का बाहर वाली जो दो लेयर होती हैं जिसको न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं, जब इनका डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उसमें एक अवस्था आती है ये लेट प्रोफेज। कैसी अवस्था आती है? लेट प्रोफेज।
तो लेट प्रोफेज जब आती है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, ये डिसअपियर होने लग जाता है। डिसअपियर मतलब गायब होने लग जाता है। लेकिन रीअपियर का मतलब पुनः कब आता है, जब सेल डिवीजन की लास्ट स्टेज होती है टीलोफेज, उसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप नाम बोल रहे हैं, वो दोबारा से आना स्टार्ट कर देती है। फिर है नेक्स्ट न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म बाय ईआर, और जो रीअपियर होती है उसको बनाने वाला कौन है, ईआर। ठीक, ओके, क्लियर। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप या कैरियोलिम्ब, 1 2 3 4 नाम है, काम एक है। नाम 4 हैं, काम एक है। इसको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर शेप भी कह सकते हैं, और कैरियोलिम्ब भी कह सकते हैं। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, मतलब चिपचिपा जो गाढ़ा लिक्विड होता है, उसकी बात हो रही है। आप न्यूक्लियर मैट्रिक्स कह सकते हैं उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर शेप, कैरियोलिम्ब। आगे देख लो, न्यूक्लियोप्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्रोटीन होती हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो न्यूक्लियोप्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, स्टोन प्रोटीन होती है, प्रोटामाइन होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन कौन सी होती है, स्टोन प्रोटीन होती है, प्रोटामाइन प्रोटीन होती है। और ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं, बेसिक प्रोटीन है दोनों। कैसी हैं, आगे चल के बहुत काम आना है, ये याद रखना है आपको। यहाँ से आगे चलकर ये आएंगे अभी, और तो आपको पता होना चाहिए बेसिक प्रोटीन कौन सी हैं। 2 हैं बेसिक प्रोटीन ओनली, एक हिस्टोन प्रोटीन और प्रोटामाइन प्रोटीन। तो ये दोनों कहाँ पाई जाएंगी, फाउंड इन फिशेस, बर्ड्स, स्पर्म सेल, यहाँ पाई जाती हैं दोनों। स्पर्म सेल इन प्लेस ऑफ स्टोन, हाँ, तो स्टोन की जगह यहाँ पर कह रहा है, ये स्टोन की जगह पर प्रोटामाइन प्रोटीन पाया जाता है, इन प्लेस ऑफ स्टोन। अच्छा, यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रोटामाइन प्रोटीन है उसमें स्टोन प्रोटीन की जगह पर प्रोटामाइन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, फिशेज में, बर्ड्स में, स्पर्म सेल में, और इसमें लास्ट स्पर्म सेल में पाया जाता है। यानी कि इनमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, फिशेज में, बर्ड्स में और स्पर्म सेल में। लेकिन दोनों प्रोटीन हैं, ये स्टोन प्रोटीन भी है, प्रोटामाइन भी है, दोनों बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है दोनों। लेकिन आपको याद रखना है, फिशेज में, बर्ड्स में, स्पर्म सेल में केवल प्रोटामाइन प्रोटीन पाया जाएगा, स्टोन नहीं पाया जाएगा। चलें आगे, ओके। अब नॉन स्टोन प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन कहते हैं इसको। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको भी एसिडिक प्रोटीन कहते हैं, एसिडिक प्रोटीन। तो दोनों कैसे हैं, एसिडिक प्रोटीन है, नॉन स्टोन प्रोटीन भी, न्यूक्लियोप्लाज्मिन भी, दोनों एसिडिक प्रोटीन है। फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रैफिक इज मीडिएटेड बाय न्यूक्लियोप्लाज्मिन। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो ट्रैफिक की तरह कार्य करता है, किसके बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्मिन के बीच में। ठीक है। फिर है इसका ये एंजाइमेटिक प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, ENZYMATIC, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। तो कौन कौन सी होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, न्यूक्लियेजेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेजेज, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स, ये ई है भाई, है ना। तो कैसे याद करेंगे,
डरना एजी, डरना ना यहाँ तक हो गया, NA जी, डरना जी, ऐसे डी डरना जी, डरना जी। डी से DNA, R से RNA, न्यूक्लियस या न्यूक्लियजेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेजेज, और G से ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक, ये आपके एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, जिनमें एंजाइम्स प्रोटीन यानी प्रोटीन भी है और एंजाइम की तरह भी कार्य करते हैं, प्रोटीन भी हैं और एंजाइम की तरह भी कार्य करते हैं। ये 5 हो गए डरना जी वाला। फिर है न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियस जहाँ होता है, ये सेल हो गई या न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के नीचे एक होता है छोटा सा, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ये केंद्रिका कहते हैं इसको हिंदी में, केंद्रिका। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की? फोंटाना ने, है ना, डिस्कवर बाय फोंटाना और डिस्क्राइब्ड बाय वैगनर एंड नेम्ड बाय बोवेन। खोज की फोंटाना ने, वर्णन किया, एक्सप्लेनेशन किया वैगनर ने, एंड नाम दिया बोवेन ने। किसका? न्यूक्लियस का। जनरली 1 to 4 न्यूक्लियाई फाउंड इन ईच न्यूक्लियस, यानी कि 1 से 4 न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं प्रत्येक न्यूक्लियस में, बट अप टू 1600 न्यूक्लियाई फाउंड इन oocytes ऑफ जीनोपस। यानी कि जीनोपस का एक एनिमल्स है जिसके oocyte सेल्स में कितनी पाई जाएंगे न्यूक्लियाई? 1600। और ये जीनोपस का एक एम्फीबियन प्राणी, उभयलिंगी प्राणी है, उभयचर प्राणी, लिंगी नहीं सॉरी, उभयचर प्राणी है ये, उभयचर यानी कि जल में और थल में दोनों पर रहता है। क्या कहाँ रहता है? जल और थल दोनों पर रहता है। ये इसको क्या बोलेंगे? एम्फीबियन जीनोपस। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, जीनोपस, जिसमें 1600 क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लियोलाई पाए जाएंगे। फिर न्यूक्लियोलस मेनली कंसिस्ट ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियोलस होता है RNA और प्रोटीन्स का बना होता है मेनली। न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग लेट प्रोफेज, ये ऊपर भी पढ़ा था हमने पीछे। न्यूक्लियोलस की जो लेयर होती है बाहर वाली, उसकी जो लेयर होती है वो डिसअपियर होती है किस में? लेट प्रोफेज में, एंड रीअपियर होती है टीलोफेज में। ये दोनों अवस्थाएं, ये पहली अवस्था होती है, ये लास्ट अवस्था होती है ना। 4 फेजेज होते हैं इसके, PMAT कहते हैं इसको, PMAT, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज स्टेज जब चलती है सेल डिवीजन के समय, तो जब लेट प्रोफेज होता है, अंतिम अवस्था जब चल रही होती है, तो उस समय डिसअपियर हो जाती है न्यूक्लियोलस, और जो दोबारा बनती है, पुनः बनती है, वो टीलोफेज में बनती है। और बनाने का कार्य कौन करता है? ER। और ER कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, SER और RER, है ना। ये आपको यहाँ तक अच्छे से पता है। फिर आता है बायोजेनेसिस, एक वर्ड है ये बायोजेनेसिस। तो ये क्या होता है? सेट क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट, यानी कि एक शब्द आ गया बायोजेनेसिस, इसको बोलेंगे सेट क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम का सेट होता है, और जो सेट होता है उसको कहते हैं क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट, यानी कि इन क्रोमोसोम के पास एक सैटेलाइट होता है, यानी कि ये सैटेलाइट की तरह कार्य करती हैं, ये भी कह सकते हैं। वाई विच न्यूक्लियोलस फॉर्म्ड, और जब ये सैटेलाइट की तरह कार्य करती हैं, इनके पास होता है, तब ये न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है, न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है। द प्रीफिक्स सेट स्टैंड्स फॉर साइन एसिड, इसको क्या बोलेंगे? थाइमोन्यूक्लिनिको, और ये कैसा होता है? विदाउट थाइमोन्यूक्लिक एसिड और RNA, एसिड और DNA,
इनके बगैर होता है जो बना होता है। जो प्रीफिक्स सेट इनवर्स फॉर साइन एसिड होता है, इसका नाम एक शब्द में दे देंगे हम थाइमोन्यूक्लिनिको, और ये बिना डीएनए और थाइमोन्यूक्लिक एसिड के बगैर पाया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आज ये खत्म करना है, कुछ भी हो जाए। देखो ये होता है सैटेलाइट डीएनए, यानी कि सेट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये सैटेलाइट हो गया, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, और ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर हो गया। इसके नीचे ही यहाँ पर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर हो गया। सेट क्रोमोसोम चित्र, सेट क्रोमोसोम और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम, जिसको क्या बोलेंगे NOC। अभी आगे भी है, इसको आगे भी मिलेगा आपको देखने को पूरा डायग्राम। अभी आप इतना ही देखें बस। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका का चित्र बनाना अब हमें। ठीक है, हमारा चैनल बायोब्लास्टर को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो, है ना। हमारा चैनल बायोब्लास्टर, इसको सब्सक्राइब तो जरूरी करें, आपको इसकी ज़रूरत है। और जो बेल आइकन है उसको, बेल आइकन को ऑन कर लें। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखना, इट इज ए मेम्ब्रेनस विदाउट मेम्ब्रेन। जहां पर ए लग जाए, एन लग जाए, तो समझ लेना कि वो उसके बगैर है, जो भी है उसके बगैर है। तो यहाँ पर ये कह रहा है इट इज मेम्ब्रेनस, यानी कि न्यूक्लियस होता है ये कैसा हो जाएगा, ए मेम्ब्रेनस हो जाएगा, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट इज 3 टाइप्स, पार्स ग्रेनुलोसा, पार्स फाइब्रोसा, पार्स एमोर्फा। ठीक, यानी कि पार्स तो आप सब में लगा ही है, पार्स तो आपको याद ही रहेगा, है ना। तो अब याद क्या करना है, ये 3 शब्द कौन कौन से, ग्रेन्युलोसा, फाइब्रोसा और एमोर्फा। तो आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे याद करना है। ये 1 सेकंड हो जाओ बस, ये फैल जाएगा। ये नकली पेन से लिख दिया मैंने, अब असली पेन से लिखा जा रहा है दोबारा से, ताकि ये बरसात के मौसम में कलर फैले ना। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप 2 रुपये वाला पेन तो यूज नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 वाला 3 वाला अच्छा पेन यूज करेंगे, आपकी कॉपी में अच्छा लगेगा, चलेगा, और वो फैलेगा भी नहीं, है ना। मुझे अब ये पता चला है, मुझे भी पहले ही पता चला होता तो मैं भी यूज़ नहीं करता। इसलिए आपको जब मुझे पता चल गया तो मैंने आपको ही बता दिया है। आई होप कि आप फॉलो करेंगे इस बात को, है ना। क्योंकि नोट्स जो होते हैं ना, हमारी मेहनत की एक कुंजी होती है, ये समझो आप, हमारी सक्सेस की कुंजी होती है, और इसको संभालना हमारा ही फर्ज होता है। जब तक हम इनको संभालेंगे नहीं, ये आपका भी साथ नहीं देंगे। तो पार्स ग्रेनुलोसा होता है, उसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन RNP, राइबो न्यूक्लियोएनपी RNP, यानी कि ग्रेनुलोसा कैसे होता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। पार्स फाइब्रोसा, उसको कहते हैं RNA एंड RNP। RNP तो आपको पता ही चल गया, इसका दूसरा नाम भी है प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोम, POR भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये नाम सही है RNP नाम सही है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है पार्स ग्रेनुलोसा, और पार्स फाइब्रोसा में क्या होता है, RNA होता है एंड RNP होता है। RNP तो यही हो जाएगा, यानी कि इसमें दोनों पाए जाएंगे फाइब्रस में। और RNA की फॉर्म क्या हो जाएगी, राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड, इससे बनेगा राइबोसोमल
राइबो न्यूक्लिक एसिड। और पार्स एमोर्फा, ये प्रोटीन से बने होते हैं, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इसको याद करेंगे। जफा, जफा, GFA, जफा ना, पार्स जफा यहां से, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, लास्ट है ये। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ RNA, न्यूक्लियोलस का कार्य क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ RNA, RNA का क्या करेगा? स्टोरेज करेगा। सिंथेसिस करेगा पहले, उसको फिर स्टोरेज करेगा। इट हेल्प्स इन बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। बायोजेनेसिस को हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप वहां से दोबारा से देख सकते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क, अब आता है नंबर 4 पर, क्रोमैटिन नेटवर्क। ये स्ट्रक्चर की बात चल रही है ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस की बात चल रही है। तो 1 2 3 हो गया, 4 ये हो गया। क्रोमैटिन नेटवर्क भी होते हैं। फर्स्ट स्टडीड बाय फ्लेमिंग, डब्ल्यू फ्लेमिंग। क्रोमैटिन जो फाइबर्स हैं, धागे हैं, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, वो जो है उसकी फर्स्ट स्टडी की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ये साइंटिस्ट नेम है। और 2 पार्ट डिवाइड किया था इन्होंने इसको, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा था। एक होता है कंडेंस्ड स्टेट, सघन अवस्था, मतलब आपस में बहुत पास जुड़े हों, उसको बोलेंगे कंडेंस्ड स्टेट। और ये डार्क स्टेन हेट्रोक्रोमेटिन 250 एंगस्ट्रॉम थिक होते हैं। एंगस्ट्रॉम है ये, एंगस्ट्रॉम को इस शब्द से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जैसे किलोग्राम को हम क्या लिख देते हैं? केजी। एंगस्ट्रॉम को लिख देंगे ऐसे। तो 250 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, पतली होती है। थिक मतलब मोटी, इतनी मोटी होती है। डार्क स्टेन हेट्रोक्रोमेटिन ऐसे दिखाई देते हैं, डार्क स्टेन, और इसको हेट्रोक्रोमेटिन भी कहेंगे। हेट्रोक्रोमेटिन क्यों? क्योंकि अभी इनके स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम एक डार्क अंधेरे की तरह, मतलब गुच्छे की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक से नजर आते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द टर्म हेट्रोक्रोमेटिन कॉन्ड बाय एमिल हीट्ज। एमिल हीट्ज ये टर्म दिया था हेट्रोक्रोमेटिन का, किसने? एमिल हीट्ज ने। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई हीट्ज। ठीक है, ई हीट्ज भी लिख सकते हैं। दूसरा, फिर हेट्रोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली इनएक्टिव। जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो आनुवंशिक रूप से कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, कार्य नहीं करने वाले होते हैं। फिर डिस्पर्स्ड स्टेट, यह है दूसरा भाग यह है डिस्पर्स स्टेट, इसको बोलेंगे विरल अवस्था। मतलब अब क्या, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा दूर हो गए, तो इसको बोलेंगे लाइट स्टेन। और उसको बोला था हमने हेट्रोक्रोमेटिन को डार्क स्टेन। तो ये लाइट स्टेन जब लेगा, सनलाइट लेगा, तो ये कैसे हो जाएंगे? यूक्रोमेटिन हो जाता है लाइट लेने के बाद। और ये 30 to 80 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। अब देखो यूक्रोमेटिन क्या होता है? ये जो जेनेटिकली एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है? जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान प्रोफेज क्रोमेटिन, किस डिवीजन? क्रोमेटिन नेटवर्क इज मोर कंडेंस्ड एंड 4 क्रोमोसोम्स। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आता है क्रोमोसोम। गुणसूत्र कहते हैं इसको हिंदी में, गुणसूत्र लिख देता हूं मैं यहाँ, आप लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। डिस्कवर्ड बाय हॉफमीस्टर, HOFMEISTER, हॉफमीस्टर, है ना।
तो क्लियर, डिस्कवर बाय ऑफ मिस्टर क्रोमोसोम एंड पोलन ग्रेन्स मदर सेल। तो ये पोलन ग्रेन्स के मदर सेल, इसको पीएमसी कहते हैं, पीएमसी, पोलन ग्रेन मदर सेल ऑफ ट्रेडेस्केंसिया, ये प्लांट का नाम हो गया ट्रेडेस्केंसिया, यानी कि ट्रेडेस्केंसिया के प्लांट में पोलन ग्रेन जो होता है उसमें सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा गया था। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात हो गई, एक तो साइंटिस्ट का नाम जो हॉफमीस्टर है, इसने किस प्लांट में देखा, ट्रेडेस्केंसिया, यानी प्लांट का नाम भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ट्रेडेस्केंसिया। द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वाल्डेयर, जो टर्म क्रोमोसोम दिया था उसका नाम दिया था किसने, वाज गिवन बाय वाल्डेयर। तो वाल्डेयर ने टर्म दिया था, यानी शब्द दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी, जो क्रोमोसोमल थ्योरी को कहा कि ये हेरिडिटी प्रपोज्ड है, यानी कि ये मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करैक्टर को ले जाने वाले होते हैं क्रोमोसोम, जिनमें डीएनए होता है, तो उनका नाम दिया था सटन एंड बोवेरी ने। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, आप बार बार इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। साइज ऑफ क्रोमोसोम, साइज के आधार पर क्या है क्रोमोसोम का, देखो 0.25 मिली माइक्रो से 30 मिली माइक्रो फाउंड इन बर्ड्स एंड फंजाई, यानी कि बर्ड्स में और फंजाई में क्रोमोसोम का साइज 0.25 से 30 तक रहेगा। 0.30 में 0.30 नहीं 30 है, ये मिली माइक्रोन म्यू कह देते हैं इसको, है ना। और ये ट्राइलियम लार्जेस्ट क्रोमोसोम, ट्राइलियम में क्या होता है, इसमें लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है। और ट्राइलियम क्या है, फैमिली लिलिएसी का प्लांट है। ट्राइलियम एक प्लांट का नाम है जो फैमिली लिलिएसी में पाया जाता है। नोट, अब नोट जहाँ पर आ गया तो समझो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले से लिखा हुआ है। पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैंप ब्रुश क्रोमोसोम, मैंने पिछली जब क्वेश्चन आया था एक पहले बताया था, पॉलीटीन क्या है, एक गैंट क्रोमोसोम है, दैत्य का राक्षस टाइप का एक क्रोमोसोम होता है जो सबको मार देता है, ये खतरनाक होता है, यानी कि इसके इस बॉडी में आने से पॉलीटीन या लैंप ब्रुश के किसी के बॉडी में जब ये उत्पन्न हो जाता है तो उसका शरीर राक्षस टाइप का जैसे दिखने लग जाता है। जैसे हमारे क्लास में भी एक लड़का है, उसमें ऐसे ही कोई क्रोमोसोम होगा। इन सीक्वेंस लार्जेस्ट फॉर्म, सीक्वेंस में देखा जाए लार्जेस्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आएगा पॉलीटीन, उससे छोटा लैंप ब्रुश और उससे छोटा ट्राइलियम। ट्राइलियम यहाँ से देख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सीक्वेंस के आधार पर देख लो, सबसे बड़ा जो होगा पॉलीटीन, फिर होगा लैंप ब्रुश, फिर होगा ट्राइलियम। तो पॉलीटीन, लैंप ब्रुश, ट्राइलियम। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर के आधार पर कितनी संख्या में क्रोमोसोम होते हैं। तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज ऑफ काउंटिंग द क्रोमोसोम नंबर। जो मेटाफेज स्टेज आती है, मैंने बताया ना अभी, PMAT, P मतलब प्रोफेज, M मतलब मेटाफेज, N मतलब A मतलब एनाफेज और T मतलब टीलोफेज। तो ये दूसरी वाली अवस्था है मेटाफेज। तो मेटाफेज में हम क्रोमोसोम की काउंटिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जब मेटाफेज अवस्था आ रही होती है सेल के अंदर, तो उसमें क्या क्रोमोसोम के जो धागे हैं वो दूर दूर होने लग जाते हैं और स्पष्टली दिखाई देने लग जाते हैं, इससे हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर, सोमेटिक नंबर ऑफ डिप्लॉयड नंबर 2n होते हैं, ये 2n होते हैं। डिप्लॉयड नंबर भी कह सकते हैं और सोमेटिक नंबर भी कह सकते हैं। और ये जेनेटिक नंबर और हैप्लॉयड नंबर n हो जाता है, उनको क्या बोलेंगे, गैमेटिक नंबर बोलेंगे और हैप्लॉयड नंबर बोलेंगे। 2n का मतलब डबल क्रोमोसोम, n का मतलब आधा क्रोमोसोम।
यानी कि किसी प्राणी में 20 क्रोमोसोम हैं, अगर उसके n क्रोमोसोम जा रहे हैं तो उसमें 10 जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। अगर किसी में व्यक्ति में 46 गुणसूत्र हैं, यानी कि हम लोगों के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, तो हमारे पेरेंट्स से क्या जाएंगे, सोमेटिक मतलब सेम 2n क्रोमोसोम जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप, द क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज, यानी कि क्रोमोसोम होते हैं फिक्स्ड होते हैं जो पर्टिकुलर स्पीसीज होती हैं, तो निश्चित जो स्पीसीज होती हैं पर्टिकुलर उनमें फिक्स्ड होते हैं। जैसे मैन में फिक्स रहेंगे, इटालियन मैन जो इटली के रहने वाले उनमें सब में फिक्स रहेंगे। हमारे इंडियन मैन और इटली के मैन दोनों मैनों में क्रोमोसोम फिक्स रहेंगे, सेम रहेंगे। इन एनिमल्स में देख लो, अब एनिमल्स मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, जैसे n बराबर 2, तो एस्केरिस मतलब इन एनिमल्स में क्रोमोसोम की संख्या देख रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनको n बोलेंगे, मिनिमम मतलब कम से कम कितने हैं क्रोमोसोम, 2 होते हैं। किसमें होते हैं, एस्केरिस मेगालोसिफेला, मगेलोसिफेला ऐसे बोलेंगे, मेगालोसिफेला। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट कितने हो सकते हैं क्रोमोसोम, 1600। किसमें हो सकते हैं, ओलोकैंथा जो एक प्रोटोजोअन प्राणी है, ये प्राणी है, एनिमल्स है मतलब ओलोकैंथा। और ये एस्केरिस मेगालोसिफेला, ये भी एक एनिमल्स है। दोनों में क्या होते हैं, इसमें 2, इसमें 1600। माय गॉड, ये तो एनिमल्स की बात हो गई। अब प्लांट्स की बात में देख लो, प्लांट्स कौन सा है। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, तो इसमें 2n बराबर 4 हो जाएंगे, इसमें n बराबर 2 हो गए थे, तो ये हो जाएगा हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, फैमिली एस्टेरेसी का प्लांट है ये, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 4 होती है। अब n बराबर 2, यानी कि कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, ये सोमेटिक हो जाएगा। तो म्यूकर हीमेलिस, तो ये क्या किया गया है, ये प्लांट का नाम है म्यूकर हीमेलिस, जिसमें कितने होते हैं, 1260 और 1262। यानी कि यहाँ पर एनसीईआरटी में तो स्पष्ट दिया गया 1260 और किसी बुक में मिल जाएगा 1262। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, दोनों ही सही हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n बराबर इतना और इतना। अब एग्जाम्पल दे लो, ये कौन सा पौधा हो गया, ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटा, और ये क्या है, टेरिडोफाइट प्लांट है, आल्सो नोन एज एडर्स टंग फर्न भी बोलते हैं इसको, ऑफियोग्लोसम को याद रखेंगे आप, टंग फर्न कहते हैं इसको, टंग फर्न यानी जीव की तरह का दिखने वाला है ये। अब आता है आपका चेंज और वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, यानी कि विभिन्नता के आधार पर, वेरिएशन मतलब विभिन्नता के आधार पर क्रोमोसोम नंबर कैसे कैसे होते हैं। एक होता है हेट्रोप्लॉइडी, 2 प्रकार का होता है ये, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। एक सेकंड, कलर कैसा हो गया, ठीक। तो हेट्रोप्लॉइडी 2 प्रकार का हो गया, यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी को देख लो पहले। यूप्लॉइडी मीन्स एन ऑर्गेनिज्म शुड possess a full basic set of chromosome or its multiple form, यानी कि यूप्लॉइडी जो होगा उसके जो ऑर्गेनिज्म, यानी यूप्लॉइडी का जो जंतु होगा उसमें फुल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ
क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म। अरे दिख नहीं रहा, अरे अब दिखेगा। यूप्लॉइडी मीन्स एन ऑर्गेनिज्म should possess a full basic set of chromosome or its multiple form. That's clear. आगे चलते हैं। फिर आता है मोनोप्लॉइडी। अब हम इसको यूप्लॉइडी के अंदर पढ़ रहे हैं। नंबर 1 आना हमारा यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी चल रहा है हमारा अब यहाँ से। यूप्लॉइडी को फिर कितने भागों में बांटा गया? मोनोप्लॉइडी। इसके ना मल्टीपल फॉर्म होते हैं ना, अभी तो पढ़ा इसके मल्टीपल फॉर्म्स। तो मोनोप्लॉइडी हो गया। अब ये सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया, यानी कि एक सेट है आपके पास क्रोमोसोम का ABC। ये क्या हो गया? एक सेट हो गया, सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे इसको। तो एक सेट हो गया तो ये मोनोप्लॉइडी हो गया, है ना। ये जो ABC लिखा है ना, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम का सेट है ये पूरा, और एक ही है तो मोनोप्लॉइडी बोल दिया। अब डाइप्लॉइडी तो 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। ABC, इसको बोलेंगे डाइप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी यानी बहुत सारे, जैसे ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, है ना। ट्राइप्लॉइडी मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। तो इस तरह के प्लॉइडी होते हैं। तो ट्राइप्लॉइडी में 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, 1 2 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। टेट्राप्लॉइडी में 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। पेंटम 5, हेक्साम 6। इस तरीके से सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है? हेक्साप्लॉइडी जो होता है ये ब्रेड व्हीट, कि व्हीट मतलब गेहूं, तो हेक्साप्लॉइडी देंगे, यानी कि जो गेहूं के जो दाना होता है, यानी कि हम कह सकते हैं गेहूं का जो प्लांट होता है, और इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है। तो इसमें हेक्साप्लॉइड टाइप का क्रोमोसोम होता है, यानी 2n बराबर 6 होते हैं, इसलिए इसको हेक्साप्लॉइडी बोलते हैं। और हेक्साप्लॉइडी होने की वजह से इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 42 क्रोमोसोम होते हैं। 42 क्रोमोसोम होते हैं इसमें गेहूं के दाने में, गेहूं के प्लांट। और जो मोनोप्लॉइड होता है ये सिंगल फुल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सिंगल होगा, ए सिंगल फुल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे तो 42 टोटल क्रोमोसोम बाई 6, तो एक सेट कितने होंगे? 4 7 का, तो 2n बराबर 6, तो n बराबर 3 इंटू 3 कैसे आया? इसको n बराबर करके 6/2 बराबर 3, तो 3 इंटू 7 21। सिंगल क्रोमोसोम की बात है, सिंगल फुल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 20। अरे वही बात हो गई, मैंने जो बताया था ना, जो हैप्लॉइड होते हैं n का मतलब आधा हो जाते हैं क्रोमोसोम, और जो 2n होते हैं वो उनके पूरे होते हैं, सेम होते हैं उनके बराबर के। जो सेम होते हैं उसको 2n कहते हैं, और जो आधा हो जाता है उसको हैप्लॉइड या n कहते हैं। अब इसको ये सिंगल में निकाला है तो 21 आ गया, अगर 2n है तो 42 है ही है। आपसे पूछा जाए कि गेहूं के प्लांट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप बताएंगे 42। तो ये इसमें कौन सा प्लॉइडी पाया जाएगा? हेक्साप्लॉइडी। क्यों? क्योंकि इसका सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 6 होता है। जब इसको डिवाइड करके ऐसे निकालेंगे 2n बराबर 6, तो n बराबर 6/2, 6/2 बराबर 3, तो 3 निकालेंगे। तो ये यहाँ से पहले हमने निकाला था 7, तो 3 इंटू 7 इस तरीके से आया। तो जो यहाँ पे लिखा है हैप्लॉइड n बराबर 3 इंटू 7, यहाँ भूल ही गया 7 लिखना मैं, ओह माय गॉड, 3 इंटू 7 बराबर 21। तो ये क्या हो गया? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए कि नहीं हो गए? वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार।
आप हैं कि समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, है ना। चलो आगे चलते हैं। नंबर 2 पे आते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी देख लो, एक होता है हाइपोप्लॉइडी, एक होता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज्यादा। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपो होगा तो कम हो जाएंगे उसमें क्रोमोसोम। तो देखो डाइसोमी नॉर्मल होता है 2n ABC ABC, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम है। डायोसोमी से बनेगा मोनोसोमी, तो 2n-1 2n-1 ये फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रखेंगे। 2n-1 यानी कि ABC, AB, C हट गया ना, -1 हो गया, -1 हो जाएगा तो C हट गया, तो इसमें मोनोसोमी हो गया। ये एक हटेगा तो मोनोसोमी, 2 हटेंगे तो डाइसोमी, 3 हटेंगे तो ट्राइसोमी। तो देखो यहाँ पर लॉस ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम, ए सिंगल क्रोमोसोम का लॉस हुआ है, जब एक का हुआ है तो क्या बन गया मोनोसोमी। इसका फॉर्मूला 2n-1। अच्छे समझ में आ जाएगा आपको आज। डबल मोनोसोमी, अब इसके डाइसोमी के 2 भाग हो गए, फर्स्ट सेकेंड मोनोसोमी और डबल मोनोसोमी। तो 2n-1 2n-2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मोनोसोमी चल रही है बात। डाइसोमी जब आएगा हमारा आगे नल्लीसोमी आ रहा है, देखो अभी देखेंगे इसको। 2n-1 तो यानी कि 1 और 2 तो कम हो गए, ABC, A, बस B और C खत्म हो गए, यानी कि ये डबल मोनोसोमी का 2 मोनोसोमी का लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो लॉस ऑफ ए डबल क्रोमोसोम ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पर। ये लिखा है लॉस ऑफ ए 2 क्रोमोसोम, लॉस ऑफ ए 2 क्रोमोसोम। नंबर 3 है इसका नल्लीसोमी, है ना। आप किसी बच्चे को बोल देना नल्ली, आप समझ रहे हो नल्ली का मतलब क्या होता है। नल्लीसोमी 2n-2, फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, फॉर्मूला के बगैर नहीं कर सकते आप। 2n-2 यानी कि AB और AB दोनों में से एक गुणसूत्र कम हो रहा है, क्रोमोसोम दोनों में से एक कम हो रहा है, इसको बोलेंगे नल्लोसोमी। लॉस ऑफ ए पेयर ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, एक इसमें से, तो उसको बोलेंगे नल्लोसोमी। तो ये हो जाएगा 2n-2, है ना। दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया। तो यही लिखा है लॉस ऑफ ए पेयर, एक पेयर में से एक होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया, है ना। समझने पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। फिर आ गया इसमें हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपो तो खत्म हो गया। हाइपरप्लॉइडी, अब इसमें क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होगी, उसमें कम हो रही थी। देखो कैसे होगी। डाइसोमी 2n, ये फॉर्मूला है इसका 2n, तो ABC नो डाउट। ट्राइसोमी 2n+1, ट्राइसोमी हो रही है ना, तो ज्यादा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ABC सेट ऑफ क्रोमोसोम प्लस एक क्रोमोसोम यहाँ एक्स्ट्रा हो गया ये वाला। तो ये क्या करेंगे, एडिशन, हम वहां लिख रहे थे लॉस, यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल धतूरा, देखा होगा आप लोगों ने, खूब उगता है हमारे यहाँ पर धतूरा, और ये मेडिसिनल प्लांट, जबरदस्त मेडिसिनल प्लांट है ये धतूरा। तो यहाँ पर देखो नंबर 3 डबल ट्राइसोमी। डाइसोमी भी तो 2 प्रकार की हो गई ना पहले, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, है ना, मोनोसोमी और डबल मोनोसोमी। इसमें पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, डबल ट्राइसोमी, ये ट्राइसोमी, ये सिंगल ट्राइसोमी, ये डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी हो जाएगा 2n+1+1। उसमें क्या हो रहा था डबल मोनोसोमी में, मोनोसोमी में क्या हो रहा था 2n-1 और डबल ट्राइसोमी में क्या हो रहा है 2n+1+1। ABC प्लस AB, ये क्रोमोसोम क्या हो गए, ऐड हो गए। तो एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम, ये वाले 2 क्रोमोसोम का ऐड हो जाना। टेट्रासोमी 2n+2,
फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, 2n प्लस 2 ABC प्लस AA, यानी एक ही तरह के क्रोमोसोम, अभी ए बी नहीं है, एक ही तरह के क्रोमोसोम का क्या हुआ है, एडिशन हुआ। तो एडिशन ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यानी जो सेम सेम होते हैं उसको होमोलोगस कहते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलोगस। हाँ ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ऐड किसका हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम का हुआ ए। देखो ये आ गया दोबारा वो डायग्राम जिसको आपको था इंतजार, जिसका आपका था इंतजार। यहाँ से देख लेंगे, ये सारा क्लियर दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, अपर आर्म, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर, ये लोअर आर्म, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, और ये टीलोमियर। और जो सेंट्रोमियर होता है ये सेंट्रल रीजन ऑफ क्रोमोसोम बाय विच क्रोमोसोमल आर्म्स आर अटैच्ड, यानी कि यहाँ से जो होता है सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम ऊपरी तरफ जुड़ता है और नीचे की तरफ जुड़ता है। सेंट्रल रीजन ऑफ क्रोमोसोम बाय विच क्रोमोसोमल आर्म्स आर अटैच्ड, यानी कि जो क्रोमोसोम की आर्म होती हैं, ये वाली आर्म, अपर आर्म और लोअर आर्म जुड़ी रहती हैं, किससे, सेंट्रोमियर से, याद रखेंगे इसे। फिर आता है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, है ना। इसी के आधार पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का देखा जाए तो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो इसमें 1 रहेगा, क्रोमोसोम हैविंग 1 सेंट्रोमियर, ठीक है। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हैविंग 2 सेंट्रोमियर। पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम हैविंग मैनी सेंट्रोमियर। तो 3 यहाँ पर ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। मोनो, डाइपोली, यही चलते हैं हमेशा ज्यादातर साइंस में, मोनो, पॉली, मोनो, डाई, पॉली। पॉली में कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये किस में आ जाते हैं, पॉलीसेंट्रिक या पॉली में आ जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, एसेंट्रिक क्रोमोसोम, इस तरीके से ये डिवाइड होकर के हमें सेपरेटली दिखने लग जाते हैं। तो सेपरेटली दिखने लग जाते हैं तो वहां स्टेज आ जाती है, मेटाफेज स्टेज आती है फिर, है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम कराएंगे नहीं। अब आप देखेंगे शेप ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम भी नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे मेटा, सब मेटा, एक्रोस्टीलोसेंट्रिक, है ना। ये भी नहीं करना है आपको, ये भी नहीं करना है आपको। मेटासेंट्रिक सारे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे करके आपको दिखा सकता हूँ, आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट हो गया नंबर 1 से, तो यहीं से कर लेंगे, है ना। रोक करके लिखते रहेंगे आप, मैं आगे सरका देता हूँ। नंबर 2 आ गया सब मेटासेंट्रिक, ये एल शेप्ड और जे शेप्ड होता है। देखो ये एल बन रहा है, ये जे बन रहा है, तो ये जे शेप्ड हो गई, ये एल शेप्ड हो गई, है ना। किसमें पाया जाएगा ये एल शेप्ड और जे शेप्ड और फाउंड इन सब मेटासेंट्रिक, तो हेडिंग ही डलेगी। और सेंट्रोमियर इज नॉट फाउंड इन द सेंट्रल क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर इज नॉट फाउंड इन द सेंट्रल, मतलब इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, सेंटर ऑफ क्रोमोसोम मतलब सेंटर में इसका सेंट्रोमियर नहीं पाया जाएगा। बोथ आर्म्स आर अनइक्वल इन लेंथ, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है इम्पोर्टेंट, यानी कि इसकी और इसकी जो लेंथ है वो कैसी होगी, अनइक्वल होगी, बराबर नहीं होगी। देखो ये छोटा ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा है। एक्रोसेंट्रिक ये आई शेप्ड होता है, तुम देख ही लो अब इसको। मेटासेंट्रिक वी शेप्ड होता है। सेंट्रोमियर फाउंड इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर होता है जो सेंटर में पाया जाता है क्रोमोसोम के। देखो यहाँ पर ये वी शेप्ड हो गया, है ना। अभी इसके ये सेंटर में बोथ आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ,
लेंथ में कैसी होती है, इक्वल होती है, यही बराबर है, यही बराबर है, ये सेंट्रोमियर हो जाएगा ये वाला। सब मेटासेंट्रिक हो ही गया। एक्रोसेंट्रिक ये आई शेप्ड होता है, रॉड शेप्ड होता है ना। आई बन जाएगा ना, आई जैसे इंग्लिश में बनाते हैं, आई को बनाते हैं जैसे एक स्टिक होती है, वो डंडा ही तो होता है, डंडा को स्टिक बोलते हैं या रॉड बोलते हैं। तो इस तरीके से जब आई याद हो जाएगा तो रॉड भी याद हो जाएगा, आई शेप्ड और रॉड शेप्ड। सेंट्रोमियर फाउंड इन सब टर्मिनल पोजिशन। सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाएगा, टर्मिनल पोजिशन में पाया जाएगा इसके, तभी तो आई बनेगा। आर्म्स आर कैसे हो जाएंगे, अनइक्वल इन लेंथ, उसकी भी अनइक्वल इन लेंथ थी सब मेटासेंट्रिक की, तो ये कैसा हो जाएगा, अनइक्वल इन लेंथ, आई शेप्ड हो जाएगा। देखो आई तो इस तरह बन रहा है। और टीलोसेंट्रिक, टीलो मतलब टीले पर, सबसे ऊपर, तो ये कैसा होगा, आई शेप्ड होगा और रॉड शेप्ड भी होगा, बिल्कुल इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा ये आई शेप्ड और रॉड शेप्ड टीलोसेंट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर फाउंड इन टर्मिनल पोजीशन, ओनली वन आर्म्स इज प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है इसका कि इसमें एक ही आर्म प्रेजेंट होती है, जब तो आई बनेगा, केवल एक आई बनेगा, ये क्रोमेटिड और ये सेंट्रोमियर। अभी तो इसका जो सेंट्रोमियर है टीले पर पाया जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर वाली ये वाली हम यहाँ जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, इसको यहाँ लगा दें तो फिर टीला नहीं हुआ, फिर ये टीलोसेंट्रिक नहीं है, फिर तो ये एक्रोसेंट्रिक ही है, एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक हम पढ़ रहे हैं टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोमियर है वो टीले पर होना चाहिए। तो अब ये टीले पर है, टीले पर है, तो सेंट्रोमियर फाउंड इन टर्मिनल पोजीशन, ये टर्मिनल पोजीशन एकदम टीले पर, ओनली वन आर्म्स इज प्रेजेंट, एक आर्म प्रेजेंट है। चलो ये भी हो गया, मैं छोड़ रहा था एक बार, तो आपको करना है तो कर लेना, नहीं मत करना, जबरदस्ती कोई नहीं। अपनी नॉलेज के लिए तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये भी नहीं कराऊंगा मैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, ये देख लो आप, हाँ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, है ना। हाँ शायद कल पढ़ेंगे। 1 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड का, 1 घंटे 12 मिनट 35 सेकंड का समय हो गया और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर अब यहाँ से आगे एक वीडियो और हम लेकर के आएंगे जिसमें न्यूक्लियस के फंक्शन रहेंगे, न्यूक्लियस के फंक्शन, और वीडियो हो जाएगा समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग सभी इसको अच्छे से सुनाएंगे, समझेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।